हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना के अंतर्गत अब तक हमने परिवार, विवाह, नातेदारी, कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में अब तक हमने पढ़ा है और आज बच्चों हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो समाजशास्त्र है वो सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और बच्चों, सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं जो कि शक्ति और सत्ता हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, राजनीतिक संस्थाओं का संबंध शक्ति के वितरण से है और इनके द्वारा ही समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है और यदि बच्चों सभी व्यक्ति समाज में ऐसा करेंगे तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो नष्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो शक्ति है वो राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वो क्षेत्र है जहाँ बच्चों, बड़ों सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं और अधिकारों और कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। और इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। और वास्तव में बच्चों, सरकार के पास ये जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसको सरकार, जिसको धारण करते हुए सरकार ऐसा करती है, हमारे लिए निर्णय लेती है, कानून का निर्माण करती है और हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। बच्चों, सरकार को ये शक्ति कैसे प्राप्त होती है? माय डियर चिल्ड्रन, सरकार को ये शक्ति, जो पावर है, ये जनता और संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। बच्चों, परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाना, विद्यालय में मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। और बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है, कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये शक्ति कैसे लागू होती है? क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं? तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो शक्ति है का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है और जो सत्ता है वो शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बच्चों, जो सत्ता है वो दो तत्वों से मिलकर बनती है, शक्ति और वैधता। शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। और बच्चों, मैकाइवर और पेज के अनुसार ये भी है, मैकाइवर और पेज ने कहा है कि जो सत्ता है वो शासन का जादू है। सत्ता बच्चों ऊपर से नीचे की ओर चलती है। इसका मतलब है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको करना पड़ता है। सत्ता संस्थागत होती है क्योंकि ये किस पे आधारित है? ये वैधता पे आधारित होती है और सामान्यतः जिसके पास सत्ता होती है लोग उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे उनमें नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो सत्ता है वो आदेश देने का अधिकार और उसमें पालन करवाने की शक्ति है। अब बच्चों, हम बात करते हैं राज्य विहीन समाज। स्टूडेंट्स, राज्य विहीन समाज ऐसा समाज होता है जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है। 60 वर्षों से भी पहले जो सामाजिक मानव विज्ञान थे उनके द्वारा जो अध्ययन किए गए उनसे पता चलता है कि बिना सरकारी तंत्र के व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जा सकता है और इसके बदले जो नातेदारी, विवाह और आवास पर जो आधारित गठबंधन है उनके द्वारा धार्मिक कार्यों या समारोह में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में
विपरीत जो संतुलन है वो बन जाता था। अब बच्चों हम बात करते हैं राज्य की संकल्पना की। मैकाइवर के अनुसार बच्चों राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है और जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, राज्य जो है वो मनुष्यों द्वारा निर्मित एक राजनीतिक संगठन है और इस राजनीतिक संगठन का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और राज्य का काम चलाने के लिए जो शासन तंत्र है या सरकार होती है, जो राज्य का संस्थापक क्या है, पहलू है, राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है और राज्य के सभी नियमों का पालन करना उस राज्य के सदस्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और यदि कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो राज्य अपनी प्रभुसत्ता के आधार पर दंड देने का अधिकार भी रखता है। तो बच्चों, जो आधुनिक राज्य हैं, आधुनिक राज्य जो हैं वो पारंपरिक राज्यों से क्या हैं, भिन्न हैं, अलग हैं। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी जो विचार हैं उनके द्वारा परिभाषित हैं। बच्चों, प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। बच्चों, जो शुरू में प्रभुसत्तात्मक राज्य थे उनमें नागरिकता के साथ जो राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था, बल्कि अधिकतर इन्हें संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता था। और माय डियर चिल्ड्रन, फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ऐसे ही आंदोलनों का मुख्य उदाहरण है। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल है और ये जो नागरिक अधिकार है ना, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए कोई भी स्थान चुन सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपनी संपत्ति को रखने का अधिकार और कानून द्वारा समान न्याय का अधिकार शामिल है। और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी XYZ, अमीर हो गरीब हो, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और मोस्टली देश में तो जो गवर्नमेंट है वो सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती थी। आरंभिक वर्षों में बच्चों महिलाएं ही नहीं बल्कि बहुत कम ही पुरुष होते थे ऐसे जिन्हें की मतदान या वोट करने का अधिकार प्राप्त था, क्योंकि उस समय जो मतदान था बच्चों वो वही कर सकता था जिसके पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होती थी, मतलब कि जो उच्च वर्ग के होते थे उन्हीं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। और बच्चों, महिलाओं को तो ये अधिकार बहुत समय बाद मिला। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार जो हैं वो सामाजिक अधिकार हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार आते हैं। इनमें स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार हैं। और इन सामाजिक और कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने जो कल्याणकारी राज्यों को जन्म या जो पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व युद्ध के समय स्थापित किए गए थे ना। बच्चों, राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रवाद के कारण ही व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व का अनुभव होता है ना। और व्यक्तियों को हमेशा किसी ना किसी प्रकार के सामाजिक समूह, जैसे अपना परिवार है, गोत्र है या धार्मिक समुदाय है, उसके साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि जो राष्ट्रवाद है वो आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है। बच्चों, समाजशास्त्र की रुचि जो है वो सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में ही नहीं है, बल्कि शक्ति के व्यापक अध्ययन में भी
रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म पर आधारित दलों, वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच शक्ति वितरण में रही है। इसका ध्यान विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं बल्कि दूसरे संघ जैसे कि विद्यालय, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है। समाजशास्त्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। इसका क्षेत्र तो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कि महिला या पर्यावरण आंदोलन हैं, ये जो हैं ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हैं, इनसे लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना के अंतर्गत हमारा टॉपिक था राजनीति। और बच्चों, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।